हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ब में मित्रों हम फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 28 और 29 नंबर की एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। मुझे उम्मीद है वो आपको वीडियो और क्वेश्चंस जो रहे हैं एक्सरसाइज में वो समझ में आए होंगे। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट नंबर में आती है 30 नंबर की एक्सरसाइज। आइए देखते हैं 30 नंबर की एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं। जो ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा हमें बिल्कुल हूबहू उसी के इंस्ट्रक्शन के जो ऐसा निर्देश होगा उसी निर्देश के अनुसार हमें से सॉल्व करना होगा। तो इंस्ट्रक्शन में लिखा है चूज द करेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स। चूज मतलब चयन करिए, चयन करना। करेक्ट मतलब सही, और सिंगुलर मतलब एक वचन और आई। और का मतलब होता है या अथवा। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। वर्ड मतलब होती है क्रिया, और फ्रॉम का मतलब होता है से। दोज उनके या उनसे, गिवन वहां से, गिवन मतलब दिया गया, फिर मतलब में, और ब्रैकेट्स मतलब कोष्ठक में। जो कोष्ठक में दिए गए हैं उनमें से हमें कौन से सिंगुलर वर्ब है कौन प्लूरल वर्ब है जिसे देखना है। चूज द करेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। उसमें से चयन करने हैं ब्रैकेट से हमें। किंतु इतना ही नहीं करने हैं, हमें साथ साथ ये भी देखना होगा कि जो सब्जेक्ट दिया गया है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल। जैसा रूल होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब अप्लाई होगी। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है, पहले क्वेश्चन में लिखा द ग्रेट ड्रामेटिस्ट एंड द पोएट, और ब्रैकेट में इज और आर डेड, एक्सपायर होना, मर जाना, ये है। यहाँ पे इज होगा या फिर आर, ये डिपेंड करता है कि इससे पूर्व जो आया हुआ सब्जेक्ट है पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ये, और उससे संबंधित जो यहाँ पे एंड से जुड़ा है पोएट और ड्रामेटिस्ट, ये इसके नियम क्या है, रूल क्या है, इसी के अनुसार ही हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे इज होगा या फिर आर। तो यहाँ कुछ नए महत्वपूर्ण फैक्ट्स, महत्वपूर्ण रूल्स है जिसको हम लिख रखे हैं। आप एक बार इसे देखें कि क्या है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, रूल्स हैं जो ये आपको हेल्प करेंगे जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा निम्नलिखित शब्दों के साथ वर्ब का प्रथम कर्ता के अनुसार, वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है, प्रथम कर्ता के अनुसार आती है। यहाँ वर्ड्स लिखे हैं उसके अर्थ लिखा। एक चीज और आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, जो शब्द लिखे हैं उसके आगे पीछे दोनों तरफ नामा का यूज किया गया है। वो इसलिए हुआ है कि ये जब भी जहां भी यूज होंगे इनके पहले और बाद में ऐसे ही कामा ला कर सेंटेंस में आता है। जैसे देखिए लिखा है नॉट, नॉट का मतलब होता है ना कि, और एंड नॉट मतलब होता है और ना कि, लाइक की तरह, अनलाइक के जैसा नहीं, अनलाइक मतलब के जैसा नहीं, विद मतलब के साथ, बर्बारिक, एक्सेप्ट को छोड़ करके, बिसाइड मतलब के अतिरिक्त, इन एडिशन टू के अतिरिक्त, नो लेस देन से कम नहीं, इन इंक्लूडिंग वो मिला करके, एक्सक्लूडिंग को छोड़ करके, एलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ साथ, और टुगेदर का मतलब होता है भी के साथ। मोर देन से अधिक, रादर देन बल्कि से अधिक, और एज वेल एज का मतलब है के। तो ये जो जितने वर्ड लिखे थे अभी जो जिसपे हम थोड़ा से चर्चा किए हैं, ये सब के साथ सब्जेक्ट जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब, निम्नलिखित शब्दों के साथ वर्ब
प्रथमकर्ता के अनुसार आती है, अर्थात ये जो भी होंगे एक सब्जेक्ट इस एज वेल एज के पूर्व और इसके बाद भी दो सब्जेक्ट लगे होते हैं, और वो जो इसके पश्चात जो वर्ब आएगी वो फिर प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अभी जब एग्जाम्पल आए मिलेगा आपको तो वहां से बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। नेक्स्ट है नोट। दो नाउन अगर आर से, नार से, बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब इनके बाद वाले नाउन के अनुसार आती है। कैसे वर्ब आएगी? जब ये से, और से, नॉट से, बट आल्सो से जुड़े हों तो जो वर्ब आएगी वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है या नाउन के अनुसार आती है। नेक्स्ट नियम है या नंबर ऑफ के बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है। नंबर ऑफ जो रहेगा ये नंबर ऑफ के बाद आने वाली वर्ब प्लूरल, किंतु द नंबर ऑफ के बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। नेक्स्ट है ईच, एवरी, नो, नन, समबडी, समवन। वन के बाद सिंगुलर नाउन, और जब नाउन सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर से मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डेफिनेट है वर्ब भी सिंगुलर होगी। नेक्स्ट है एंड से जुड़े दो नाउन जिनके बाद ईच और एवरी लगा हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। नेक्स्ट है आइदर जो है ये, सॉरी नाइदर जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है व्हेन इट टेक्स एज द सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट की तरह से वर्क करता है तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है। नाइदर है क्या? सिंगुलर प्रोनाउन है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से वर्क करता है, तब इसके साथ जो वर्ब आए वो सिंगुलर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपको। अभी जो एक्सरसाइज हम 30 नंबर की सॉल्व करने चल रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो लिखा है पहला क्वेश्चन लिखा है कि द ग्रेट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट इज और आर डेड। जो महान नाटककार और कवि है मर गया। तो ये पैसे को आइस में है सेंटेंस। ये एंड से एक नियम है कि जब एंड से दो सब्जेक्ट, दो नाउन जुड़े हों और दोनों एक ही चीज को इंगित कर रहे हों तो ऐसे में जो क्रिया होती है वो सिंगुलर होती है। और ये जो होगी द ग्रेट ड्रामेटिस्ट, महान नाटककार और कवि, इज डेड, मर गए। तो आप आर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आर लगाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये पोएट जो है और ड्रामेटिस्ट दोनों एक ही है, कोई एक व्यक्ति है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स और इज और टू ब्लेम। अब देखिए यहाँ पे जो अभी था मैंने एज वेल एज से रिलेटेड अभी नियम मैंने आपको दिखाया, वहां जो एक्सरसाइज हम देख रहे थे उस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कि निम्नलिखित शब्दों के साथ वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आती है, इसमें एज वेल एज भी है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट फर्स्ट होगा उसी के अनुसार आएगी, और यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या? ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स जबकि प्लूरल है, यहाँ पे जो पेरेंट्स दिया गया है वो प्लूरल है और इसके अनुसार अगर वर्ब लगाते हैं तो ये लगता आर, किंतु नियम कह रहा है कि एज वेल एज के अतिरिक्त इसका मतलब होता है ही, वह, और उसके अतिरिक्त उसके मम्मी पापा टू ब्लेम को दोषी ठहराया गया। तो यहाँ पे इज ना, आर ना होकर के इज सही होगा, क्योंकि एज वेल एज के बाद का नियम है कि इसके पूर्व आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का, और थर्ड नंबर में लिखा है द फादर कामा विथ हिज टू सन्स, अपने दोनों पुत्रों के साथ। इज और आर स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर खड़े हैं। तो इससे रिलेटेड बाहर खड़े हैं, तो इससे रिलेटेड भी नियम इसमें थे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए एक तो विथ के साथ, विथ है इसके किसके अनुसार आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। जो वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। द फादर विथ हिज टू सन्स, अगर विथ हिज टू सन्स को देखें हम तो लगा देते हैं हम, लेकिन जैसे ही आप लगाते हैं हम ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। स्टैंडिंग आउटसाइड वो बाहर खड़ा हुआ है,
तो यहाँ पे द फादर इज, और ये सही होगा, क्वेश्चन होगा द फादर विथ। अगर आर करते हैं हम तो सॉरी ये गलत हो जाता। द फादर पिता विथ हिज क्वेश्चन अपने दोनों पुत्रों के साथ बाहर खड़े थे। बाहर खड़े हैं पिता और उसके दोनों पुत्र बाहर खड़े हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, मैंने इसकी आउटलाइन आपको नियम के थ्रू जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है 4th नंबर का, लिखा है नाइदर साइड ऑफ द रोड was covered with trees। कवर्ड मतलब ढका हुआ, ढका होना या ढका हुआ, और ट्रीज मतलब होते हैं पेड़ों से। रोड मतलब रोड होती है सड़क, तो अब मतलब होता है काफी के नाइदर साइड, कोई भी साइड नहीं, ऑफ रोड के दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ से बात कर रहा है। कवर्ड विद ट्री, दो रोड के दोनों किनारों में से कोई भी किनारे पर पेड़ नहीं है, पेड़ों से ढके नहीं है। अब देखिए आप एक यहाँ नाइदर से रिलेटेड जो रूल था, क्या था कि अगर नाइदर सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है व्हेन इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट। कब सिंगुलर प्रोनाउन होता है? जब ये एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है तब ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है। एज द सब्जेक्ट इट टेक्स सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से वर्क करता है तब ये सिंगुलर वर्ब भी लेता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आसानी से इसे आप कर सकते हैं कि वर्ब यहाँ पे क्या लिया जाएगा। जब ये सब्जेक्ट की तरह से वर्क कर रहा है तो डेफिनेट है यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाइदर साइड ऑफ द रोड के दोनों किनारे पे यहाँ पे वर्क कर रहा। अच्छा एक चीज आप और ध्यान देंगे, या आप द रोड जब भी होता है तो चाहे यहाँ पे देखिए ये विथ की रही हो चाहे इसका, कभी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। हाँ एक आध तो नियम है एक्सेप्शनल जहां पे वर्क कर जाते हैं, किंतु ज्यादातर 99% केस में ऐसा होता है कि कभी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। तो अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। नाइदर यहाँ पे जब ये सब्जेक्ट की तरह से वर्क कर रहा है, और जब ये सब्जेक्ट की तरह से वर्क करता है तो सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब डेफिनेट है जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। आई होप आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों में से प्रत्येक हैज मेड अ गुड स्टार्ट, एक अच्छी शुरुआत की है। तो अभी ईच से रिलेटेड भी नियम आपने देखा, ईच एवरी से जो संबंधित था क्या था, ईच एवरी नो वन नन समबडी समवन, वन सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगते हैं। और दूसरा था कि एंड से जुड़े दो नाउन जिनके साथ ईच और एवरी लगा हो तो वर्ब सिंगुलर। दोनों ही केसों में क्या है सिंगुलर वर्ब आती है, चाहे एंड से जुड़ा हो या फिर ना जुड़ा हो। तो हम अगर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको बिन बताए ही अब समझ में आ गया होगा, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए लिखा ईच ऑफ हिज ब्रदर्स हैज मेड अ गुड स्टार्ट, एक अच्छी शुरुआत की है। एक देखिए दूसरा, एक तो ईच सिंगुलर होता ही है, दूसरा जो रूल था कि एंड से जुड़ा, तो यहाँ पे एंड से जुड़ा कुछ है नहीं तो वो तो नियम लगेंगे नहीं। ईच वाला जो था कि ईच के सिंगुलर होता। अभी मैंने जस्ट यहाँ पे और यहाँ पे एक चीज एक रूल बताया कि कभी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। तो यहाँ भी हिज ब्रदर्स सब्जेक्ट नहीं बनेगा, अगर इसके अनुसार हम हैव लगा दिया तो गलत हो जाएगा। हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होती है, वाज सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, इज सिंगुलर है और आर प्लूरल है, तो इसके साथ लगेगा हैज। ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके प्रत्येक भाई हैज मेड अ गुड स्टार्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6, लिखा रीचेस, डू, डज, मेनी थिंग्स। अब यहाँ पे इस तरह का कुछ है नहीं, तो मैं इससे रिलेटेड आपको एक नियम बताता हूँ। नियम क्या है कि ये जो रीचेस होता है, रीचेस का जो होते हैं ये प्लूरल ऑलरेडी होता है, प्लूरल होता है, इसका मतलब सेंस होता है। रिच मतलब धनी होता है, धनी व्यक्ति। यहाँ पे धन से मतलब धन, डू, मेनी थिंग्स, धन बहुत कुछ करता है, मेनी थिंग्स, धन बहुत कुछ करता है। तो यहाँ पे रिचेस जो है, ऐसे भी यस लगा है, सामान्य नियम से जाएंगे आप नॉर्मल बिना दिमाग लगाए, तो ये प्लूरल में है। और यहाँ पे जो डू और डज है, डज सिंगुलर होता है और डू प्लूरल होता है, तो ऐसे ही लग जाएगा रिचेस डू मेनी थिंग्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि आइदर यू आर योर ब्रदर हैज डन इट। आइदर यू, या तो आप या तो आपका भाई, यहाँ पे इसका सेंस आएगा या तो आप या तो या आता है, या तो या, आइदर आर का मतलब होता है या तो या। तो यहाँ पे लिखा है यू, आइदर यू आर योर ब्रदर, या तो आप या तो आपका भाई, हैड डन इट, इसको किया होगा। तो यहाँ पे हम एक बार पुनः देखते हैं कि इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम क्या रूल उसमें ऐसे कुछ थे आइदर आर से नहीं। तो आइदर आर में, आइदर आर मैं आपको ओरली बता देता हूं कि होता क्या है। जो आइदर आर होता है, आइदर आर, नाइदर नॉर, ये ऐसे होते हैं कि इनके साथ प्रॉक्सिमिटी रूल लागू होता है। प्रॉक्सिमिटी से मतलब ये है मित्रों कि समीपता का नियम। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता समीपता, समीपता का नियम, अर्थात वर्ब अपने समीप वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। वर्ब यहाँ लिखी गई है, बताइए यू आर आपके वर्ब के नजदीक है या फिर आइदर? यू आर नजदीक है तो योर ब्रदर, सॉरी योर ब्रदर नजदीक है या फिर आइदर? तो योर ब्रदर नजदीक है तो लगेगा हैज। आपका भाई सिंगुलर है और ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा कि आइदर योर ब्रदर, जो आइदर यू आर योर ब्रदर हैज डन इट, चाहे तुम चाहे तुम्हारा भाई इसको किया है। नेक्स्ट है कि एवरी वॉस एंड एवरी ट्रीज, वॉस मतलब होती है झाड़ी, एंड एवरी ट्री प्रत्येक पौधा, वर वॉज इन व्हाट। अब इससे संबंधित अभी हमने रूल यहाँ पे देखा था, देखिए एंड लिखा लगा हुआ है और रूल में कह रहा था कि ईच एंड से जुड़े दो नाउन जिनके साथ ईच और एवरी लगा हो तो वर्ब सिंगुलर होती है, और यही काम यहाँ पे किया गया है। देखिए एवरी वॉस एंड एवरी ट्री, यहाँ पे एवरी ट्री और यहाँ पे एवरी वॉस एंड से जुड़े हैं तो वर्ब सिंगुलर वॉस होगी। एवरी वॉस एंड एवरी ट्री वॉस इन बट। व्हाट का मतलब होता है कली, वर्ड का मतलब होता है कली। कली से है एवरी वॉस प्रत्येक झाड़ी, एंड एवरी ट्रीज प्रत्येक पेड़ पर, वार इन बर्ड्स कलियां होती हैं, कली होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं 9th नंबर पे। 9th नंबर पे एक्सरसाइज में लिखा द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, मतलब होता है कार्यकर्ता, काम करने वाले एम्प्लॉयड जो नियुक्त हुए हैं। आप नंबर ऑफ, देखिए तो आपसे संबंधित वर्ब वेरी स्मॉल, यहाँ संबंधित नियम भी है जो यहाँ पे फैक्ट में है। और नंबर आपकी बात वर्ब प्लूरल, द नंबर आपके बाद वर्ब सिंगुलर। अब देखते हैं हम नंबर आया था या फिर द नंबर, और आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है द नंबर, और द नंबर के बाद जो होती है वो वर्ब, हमने क्या लिखा, हमने देखा कि द नंबर के बाद वर्ब सिंगुलर होती है। तो आई होप आप तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं, और ये हल भी हो गया। द नंबर ऑफ वर्कर्स,
बहुत सारी संख्या में जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, एम्प्लॉय नियुक्त किए गए हैं। द नंबर के आने पर वाक लगता है वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। द नंबर ऑफ आया है तो लगेगा क्या? सिंगुलर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का द सन एंड सब्सटेंस ऑफ द होल मैटर। द होल मैटर वाज वन दैट ही वाज इन द रॉन्ग। सब्सटेंस का मतलब होता है शन, सूर्य होता है, और होल मतलब पूरा होता है, संपूर्ण मैटर मामला दैट ही वाज इन द रॉन्ग, कि वो गलत था। पूरे मामले का सार ये है कि वो गलत है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द सन एंड द सब्सटेंस ऑफ द होल। अब यहाँ पे देखिए, एक अभी से संबंधित पूर्व वाला आया था कि एंड से जुड़ा है, और द एक के साथ एक नियम भी है इसके साथ। जब दो द लगा हो एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। और यहाँ पे वाज सही होगा। द सन एंड सब्सटेंस ऑफ द होल मैटर वाज दैट ही वाज इन द रॉन्ग, कि वह गलत था। पूरे मामले का सार ये है कि वह गलत था। इससे रिलेटेड नियम जो होंगे, एंड से रिलेटेड कई नियम हैं, मैं उनको जब आएगा तो उसको आपको विस्तृत तौर पे बताऊंगा कि किस तरह से ये फंक्शन करते हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं एज अ ग्रामर। तो ये रहे 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज नंबर 30 के रहे। 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन जो 30 नंबर के एक्सरसाइज के रहे हैं। मैंने एक एक करके आपको सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ साथ कुछ अपने तरफ से एक्सरसाइज में बताते हुए सॉल्व किया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए जो आए हैं मित्रों, उसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए होंगे, मैं उसे पुनः ऑन बोर्ड आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।